नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओम्या हिंदी कहानी। मैं लेकर आई हूँ एक नई अनोखी कहानी। सुनते हैं एक दिलचस्प और जादुई कहानी। आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम सुनेंगे आगे की कहानी। एक सुंदर राजकुमारी। एक बार की बात है कि एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए अपने पिता के साथ वजीर के बेटे के साथ बाहर गया तो उसका तीर एक सौदागर की पत्नी को लग जाता है। उस सौदागर का घर पास में ही था और उसकी पत्नी उस समय ऊपर वाले कमरे में थी। राजकुमार ने वो तीर उस मकान की खिड़की की दीवार पर बैठी एक चिड़िया को मारा था, परंतु वो तीर जाकर सौदागर की पत्नी को लग गया। राजकुमार को पता ही नहीं था कि उस कमरे में कोई है, वरना वो तीर उस तरफ नहीं चलाता। ये जानते हुए कि वहाँ क्या हुआ था, राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों वहाँ से चले गए। वजीर का बेटा राजकुमार को तसल्ली देता चला आ रहा था। उसे निशाना चूक गया। इत्तेफाक से उसी समय सौदागर अपनी पत्नी से कुछ पूछने गया तो उसने उसको फर्श पर पड़ा हुआ पाया। देखने में वो मरी जैसी लग रही थी और एक तीर उसके सिर से आधा गज की दूरी पर पड़ा हुआ था। उसको मरा जानकर वो खिड़की तक की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, चोर चोर, उन्होंने मेरी पत्नी को मार डाला। उसका चिल्लाना सुनकर तुरंत ही पड़ोसी वहां इकट्ठे हो गए। उधर उसके नौकर भी ये देखने के लिए ऊपर आ गए कि क्या मामला है। ये था कि वो स्त्री मरी नहीं थी, केवल बेहोश हो गई थी। बस उसकी छाती में एक छोटा सा घाव था जहां राजकुमार का तीर छोड़कर नीचे गिर गया। जैसे ही वो होश में आई उसने बताया कि वहां दो आदमी थे जिनके हाथ में तीर कमान थी, और जब वो खिड़की के पास खड़ी हुई तो उसमें से एक ने उसकी तरफ जानबूझकर उसके ऊपर तीर चला दिया। ये सुनकर सौदागर राजा के पास गया और जो कुछ हुआ था जाकर उसको बताया। इस बुरे काम को सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ। वो बोले कि पता चल जाने पर वो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उसने सौदागर को वापस भेज दिया उसके घर। उससे ये पूछकर उसे बताए कि अगर उसने अपराधी को देखा है तो क्या उसको पहचान सकेगी। सौदागर की पत्नी ने जवाब दिया, जरूर, मैं उसको शहर भर के सभी आदमियों में पहचान सकती हूँ। सौदागर जब ये जवाब लेकर राजा के पास पहुँचा तो राजा ने कहा, मैं कल तुम्हारे घर के सामने से इस शहर के सारे आदमियों को जाने के लिए कह दूंगा। तुम अपनी पत्नी को अपनी खिड़की के पास खड़े रहने के लिए कहना। तब जब ये नीचे काम करने वाला वहाँ से गुजरे तो वो उसको पहचान ले। अगले दिन की बात, शाही फरमान निकलवा दिया गया। शहर के सारे आदमी उस सौदागर के मकान की खिड़की के सामने से होकर गुजरने लगे। सभी आदमी जो 10 साल से ऊपर के थे एक जगह इकट्ठा हो गए। लाइन बनाकर सौदागर के घर की खिड़की के पास गुजरे, लेकिन राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों ही उसको इस जुलूस में शामिल नहीं किया गया। इत्तेफाक से वो दोनों भी भीड़ में जाकर उसी समय वहां से गुजरे। वे लोग वहां तमाशा देखने के लिए आए थे। जैसे ही वे दोनों उसकी खिड़की के नीचे से गुजरे, सौदागर की पत्नी ने उन दोनों को पहचान लिया और राजा को जाकर बताया। राजा शुरू में ही लोगों को जाते हुए देख रहा था। आश्चर्य से बोला, क्या मेरा बेटा और मेरे वजीर का बेटा, इन दो लोगों ने दूसरे के लिए ये क्या उदाहरण दिया है। इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। वजीर बोला, सरकार ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस मामले की पहले से अच्छी तरह जांच कर लीजिए। ऐसा कैसे हुआ उसके बाद कुछ विचार कीजिएगा। फिर वो दोनों नौजवान की तरफ देखता हुआ बोला, तुमने ऐसा बेरहम काम क्यों किया।
तभी राजकुमार ने जवाब दिया कि मैंने एक तीर एक चिड़िया को मारने के लिए चढ़ाया था, जो एक खुली हुई खिड़की की दीवार पर बैठी थी। मेरे निशाना चूक गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस खिड़की के पास इस सौदागर की पत्नी खड़ी होगी। तभी उनको तीर जाके लग गया। अगर मुझे पता होता ये स्त्री या कोई और वहाँ खड़ा है तो मैं उस दिशा में तीर नहीं चलाता। ये जवाब सुनकर राजा बोला, ठीक है, इस बात पर हम बाद में बात करेंगे। शहर के सब लोगों को जाने को दो। अब उनकी हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। शाम को राजा और वजीर दोनों अपने अपने बेटे के बारे में बहुत देर तक बात करते रहे। राजा ये चाहता था कि दोनों को सज़ा दी जाए, पर वजीर का सोचना था कि सज़ा केवल राजकुमार को ही मिलनी चाहिए। उसने ये राजा से कहा भी, क्योंकि राजा को इस बात पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। इसलिए राजकुमार को देश से निकाल दे दिया जाए। फिर आखिर में ये फैसला हुआ कि राजकुमार को देश निकाला दे दिया जाए। अगले दिन कुछ सिपाही राजकुमार को शहर के बाहर छोड़ आए। जब वे राज की सीमा के पास पहुंच गए तो वजीर का बेटा भी वहां गया। बहुत जल्दी से आ गया था। उसके साथ 4 घोड़ों पर सोने के मोहरे के 4 थैले थे। वो राजकुमार के गले में अपनी बाहें डालकर बोला, मैं आ गया हूँ मेरे दोस्त। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। हम लोग साथ साथ ही रहेंगे। हम साथ साथ थे, देश के बाहर भी साथ साथ ही जाएंगे। अगर जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे भी तो साथ साथ। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी मेहरबानी करके मुझे वापस मत भेजना। राजकुमार बोला, एक बार फिर सोच लो मेरे दोस्त कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे। मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तुम मेरे साथ अपने देश और अपना घर छोड़ सकते हो। वजीर का बेटा बोला, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए दोनों दोस्त, राजकुमार और वजीर का बेटा, हाथ में हाथ डाले देश की सीमा से बाहर निकलने के लिए जल्दी जल्दी चल दिए। अपने पिता के राज की सीमा पर पहुंचकर राजकुमार ने सिपाहियों को कुछ सोना दिया और उनसे वापस जाने के लिए कहा। सिपाहियों ने राजकुमार से पैसे लिया और वापस लौट आए। वहां से बहुत दूर नहीं गए, बल्कि कुछ चट्टानों और झाड़ियों के पीछे छिप गए, ताकि वे इस बात पर यकीन के साथ कह सकें कि राजकुमार वापस नहीं आए। दोनों दोस्त चलते रहे और एक गांव में पहुंचे। वो रात उन्होंने वहां लगे एक बड़े से पेड़ के नीचे बिताई। राजकुमार ने आग जलाने की तैयारी की और सोने के लिए बिस्तर तैयार किया, जिसे वे अपने साथ लेकर आए थे। और वजीर का बेटा शाम के खाने का इंतजाम करने के लिए एक बनिए के यहाँ से डबल रोटी बनाने वाले की एक कसाई की दुकान पर गया। किसी वजह से उसे कुछ देर हो गई तो डबल रोटी तैयार नहीं थी, या फिर बनिए के पास सारे मसाले नहीं थे। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद राजकुमार का धीरज छूट गया, तो वो उठा और उठकर टहलने लगा और गांव के बाजार की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि उसके पेड़ के पास से ही बहुत साफ सा नाला बह रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर राजकुमार को लगा कि उसको स्रोत वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। वो उसको ढूंढने के लिए चल दिया। आगे चलकर देखा कि वो नाला एक बहुत बड़ी झील में से निकल रहा था। उस समय वो झील कमल के फूल की तरह के पानी के पौधों से भरी हुई थी। राजकुमार उस झील के किनारे बैठ गया और उसको प्यास लगी थी, तो वो पानी पीने के लिए उसने से अपने दोनों हाथों में से झील से पानी लिया। खुश होकर उस पानी को पीने से पहले उसने देखा कि उसको उस पानी में एक बहुत ही सुंदर परी की झलक दिखाई दी। उसने उसको सचमुच में देखने के लिए चारों तरफ देखा, तो उसमें एक परी को झील के दूसरे किनारे पर बैठा देखा। उसको देखकर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर जब वजीर का बेटा बाजार से लौटा तो उसने देखा कि आग जली हुई है, घोड़े सुरक्षित बंधे हुए हैं, मोहरे के थैले भी एक ढेर में पड़े हुए थे, परंतु राजकुमार का कोई पता नहीं था। उसकी ये भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे, उसको कहाँ ढूंढे। उसने कुछ देर तो इंतजार किया, फिर उसने उसको पुकारना शुरू कर दिया।
उसका भी कोई जवाब ना पाकर वो उठा और नाली के पास चला गया। वहां जाकर उसने राजकुमार के पैरों के निशान देखकर वो वहां से लौट आया और मोहरे के थैले और घोड़े ले फिर से उधर की तरफ चल पड़ा। पैरों की निशान के सहारे वो राजकुमार के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसे राजकुमार मरे जैसा पड़ा दिखाई दिया। उसके मुंह से निकला उफ। उसने राजकुमार को उठाया, उसके चेहरे और सिर पर पानी छिड़का और बोला, मेरे भाई, ये सब क्या हो गया है? मेहरबानी करके मुझे इस हालत में छोड़कर मरना नहीं। बोलो राजकुमार, क्या हो गया? कुछ तो बोलो, ये सब मुझसे सहन नहीं हो रहा। ठंडा पानी चेहरे और सिर पर पानी डाल पड़ने से राजकुमार को कुछ होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। वजीर के बेटे के मुंह से निकला, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम जिंदा हो। पर मेरे भाई, ये मामला क्या है? तुम्हें क्या हो गया था? राजकुमार बोला, ये तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बस यहाँ से चले जाओ। वजीर का बेटा बोला, अच्छा ऐसा करते हैं, यह जगह छोड़ देते हैं, यहाँ से कहीं और चलते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए और घोड़ों के लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ, चलो खाना खा लो, फिर यहाँ से चलते हैं। राजकुमार बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम अकेले ही जाओ। वजीर का बेटा बोला, नहीं, मैं कभी नहीं जाऊँगा, तुमको साथ लिए कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? कुछ समय पहले तक तो हम भाई जैसे थे, अब तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। राजकुमार बोला, मैंने एक परी देखी है, पर मैंने उसको बस एक पल के लिए ही देखा था। जैसे उसने देखा कि मैं उसको देख रहा हूँ, उसने अपना चेहरा कमल की पंखुड़ियों में छिपा लिया। कितनी सुंदर थी वो। जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो उसने अपने कपड़ों के अंदर से हाथी दांत का एक बक्सा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। बस उसी समय मैं बेहोश हो गया। अगर तुम मेरी शादी उस परी से करा दो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। वजीर का बेटा बोला, मेरे दोस्त, तुमने सचमुच में एक परी देखी है? वो तो परियों की भी परी है, वो कोई और नहीं बल्कि सहराज की गुलजार है। मुझे ये बात उसने तुमको जो इशारे किए उसने पता चली कि उसके कमल की पंखुड़ियों से अपने चेहरे को ढकने से उसका नाम पता चला और तुमको हाथी दांत का बक्सा दिखाने से उसके घर का पता चला। थोड़ा धीरज रखो और बाकी की बात तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। राजकुमार ने जब अपने दोस्त से ऐसे शब्द सुने तो उसको बहुत तसल्ली हुई। वो उठा और उसने खाना खाया, फिर अपने दोस्त के साथ चला गया। रास्ते में उनको दो आदमी मिले। ये दोनों डाकू थे और डाकू के एक गिरोह के थे। ये गिरोह 11 डाकुओं का था। इनकी एक बड़ी बहन थी जो घर पर रहती है और इन सबका खाना बनाती थी। बाकी के 10 को समूह में देश में इधर उधर चारों तरफ जाया करते थे और उन यात्रियों को लूट लिया करते थे। या तो उनसे लड़ नहीं पाते थे या उन यात्रियों को आराम करने के लिए अपने घर बुलाते थे। जो उन दोनों से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे और वे उनसे लड़ नहीं पाते, वहाँ वे सब मिलकर उनसे लड़ लेते थे और उनको लूट लेते। ये डाकू एक बड़े से मकान में रहते थे जिनमें बहुत सारे मजबूत कमरे बने हुए थे। उसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा था जहाँ वे उन लूटे हुए लोगों को मारकर उनकी लाशें फेंक देते। जो भी उनके कब्जे में आ जाता सो जब उन दो डाकुओं ने राजकुमार और वजीर के बेटे को देखा तो इनके पास आए और इनसे बड़ी नम्रता से अपने घर आने और रात बिताने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यहाँ से दूर दूर तक कोई और गांव नहीं है जहाँ आप रात बिता सकते हैं और अब रात भी काफ़ी हो चुकी है। राजकुमार ने वजीर के बेटे से पूछा, भाई, क्या हम दोनों भले आदमियों का कहना मान लें? वजीर के बेटे ने राजकुमार की तरफ टेढ़ी आंखें कर से देखा, जिससे पता चलता था कि ये उनके साथ ठहरना नहीं चाहता था। पर राजकुमार क्योंकि थके हुए थे
और उसने ये भी सोचा कि शायद वजीर की बेटी को कुछ ऐसी ही गलतफहमी हुई होगी। उसने उन लोगों को कहा, हाँ, ये आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आपने हम लोगों को अपने घर बुलाया। सो वो चारों उन डाकुओं के घर चल दिए। उन डाकुओं ने उन दोनों यात्रियों को एक कमरे में बिठा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। अब ये दोनों यात्री वहाँ बैठे बैठे अपनी किस्मत को कोसने लगे। वजीर के बेटे ने कहा, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं इस खिड़की के ऊपर चढ़कर देखता हूँ कि यहाँ से बाहर कैसे जाया जा सकता है। वो ये कहकर खिड़की पर चढ़ा और फुसफुसा कर बोला, इसके नीचे एक गड्ढा है जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार है। मैं उसमें कूदता हूँ और जाकर इधर उधर देखता हूँ। तब तक तुम यहाँ ही ठहरो, जब तक मैं लौट कर आऊँ तब तक मेरा इंतज़ार करना। ऐसा कहकर वो नीचे कूद गया और फिर जल्दी से वापस आकर बोला, उसने एक बहुत ही बदसूरत स्त्री को देखा जो लगता था कि इन दो लोगों के घर की देखभाल करने वाली होगी। वजीर के बेटे का प्लान ये था कि वो अपनी इस बात से इस बदसूरत स्त्री को बताएगा और उससे वहाँ से निकलने में इस शर्त पर सहायता मांगेगा कि वहाँ से बाहर निकाल कर राजकुमार उससे शादी कर लेंगे। इस पर वो उसको अपने कमरे तक ले जाएगा। ये यकीनन उसको वहाँ से निकलने के बदले में हमारा वादा पूरा करने के लिए कहेगी। राजकुमार पहले तो उससे कुछ ना नुकर करेंगे, फिर राजी हो जाएंगे। ये मेरा प्लान। राजकुमार ने उसकी यह बात मान ली। सो वजीर का बेटा उस स्त्री के पास चल दिया। वहाँ पहुंचकर तो वो स्त्री रो पड़ी। उसने पूछा, आप क्यों रोती हैं? वो बोली, मैं यही सोचकर रो रही हूँ कि आप लोगों का समय पूरा हो चुका है। वजीर का बेटा बोला, आप रोइए नहीं, बल्कि आप राजकुमार से शादी कर लीजिए। आप आइए और राजकुमार से इस प्लान पर बात कर लेते हैं। वो स्त्री वजीर के बेटे के साथ चल दी। कमरे में आने के बाद वजीर के बेटे ने राजकुमार से उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन राजकुमार ने उससे शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो इस मकान के कमरे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, परंतु ऐसी स्त्री से कभी भी शादी नहीं करेगा। इस पर वजीर का बेटा उसके पैरों पर गिर पड़ा और उससे तब तक प्रार्थना की जब तक कि उसने शादी के लिए राजी नहीं हो गया। राजकुमार ने हाँ सुनकर वो स्त्री बहुत खुश हो गई और उसको एक चोर दरवाजे से बाहर निकाल कर ले गई। वजीर के बेटे ने पूछा कि हमारे घोड़े और सामान कहाँ है? तब स्त्री बोली, तुम उनको यहाँ नहीं ला सकते हो। उनको यहाँ लाने का मतलब किसी और रास्ते से जाना, और किसी और रास्ते से जाने का मतलब कब्र पर पैर देना। वजीर का बेटा बोला, पर उनका हमारे साथ होना ज़रूरी है। तब स्त्री फिर बोली, ठीक है, फिर वे भी इसी रास्ते से जाएंगे। मेरे पास एक जादू है जिससे मैं किसी को भी पतला मोटा बना सकती हूँ। वजीर का बेटा चुपचाप अपने घोड़े को लेकर आया और उस जादू को उनके ऊपर पढ़कर उनको इतना पतला बना दिया कि वे उस तंग रास्ते से गुजर सके जैसे कोई कपड़ा निकल जाता है। वहाँ से निकलकर वो उन दोनों को फिर से पहले वाले रूप में ले आया। बाहर निकलते ही वो घोड़े पर चढ़ गया और दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। ऐसे ही उसने राजकुमार से भी करने के लिए कहा। राजकुमार भी मौका देखकर तुरंत ही घोड़े पर चढ़ गया और दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। जैसे ही वे दोनों अपने अपने घोड़े पर चढ़े वहां से भाग निकले। उनको भागते देख वो स्त्री चिल्लाई, अरे रुको, मुझे भी तो साथ ले लो, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। मेरे भाइयों को तो मेरे इस काम का पता चल जाएगा और वे मुझे मार डालेंगे। वजीर का बेटा वहीं से चिल्लाया, तुम भी हमारे लिए साथ भागो ना, देखो हम कोई खास तेज नहीं भाग रहे हैं। वो स्त्री उनके पीछे जितने तेज भाग सकती थी भागी, फिर भी वो उनसे काफ़ी दूर था। वजीर के बेटे ने जब ये देखा कि अब खतरे से बाहर है तो वो अपने घोड़े से उतर और उस स्त्री को पकड़कर अपने पैर से उसकी खूब पिटाई की। वो बोला, ओ बदसूरत स्त्री, अगर तुझे मेरे भाइयों ने ढूंढ लिया तो तू उनसे कहना कि हम देव थे, इसलिए वहाँ से भाग गए। चलते चलते वे फिर एक गांव में पहुँचे और रात को वहीं रुक गए। अगली सुबह फिर वहाँ से चल दिए और
हर आने जाने वाले से सहराज का पता पूछते रहे। आखिरकार वे इस शहर में आ पहुंचे। यहाँ पहुंचकर वे एक ऐसी बुढ़िया की झोपड़ी में ठहर गए जिससे उनको लगा कि उससे उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ वे शांति से रह सकते हैं। पहले तो उस बुढ़िया ने उनका अपने घर में ठहराने का विचार कुछ जमा नहीं, पर जब उसने उनको पानी पिलाया तो राजकुमार ने उसके प्याले में, जिसमें उससे उसको पानी दिया था, एक मोहर डाल दी। और वजीर के बेटे ने भी ऐसा किया, तो इससे उसका मन बदल गया। उसने उन दोनों को कुछ दिनों के लिए अपने घर ठहरा लिया। जैसे ही बुढ़िया का अपने घर का काम खत्म हुआ तो वो अपने मेहमान के साथ आकर बैठ गई। वजीर के बेटे ने ऐसा बहाना किया जैसे कि वहाँ की जगह और लोगों के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। उसने बुढ़िया से पूछा कि क्या उस शहर का कोई नाम है। बुढ़िया बोली, अरे बेवकूफ़, है ना, छोटे से छोटा गांव जो किसी भी शहर से बड़ा है, जैसे कि ये उसका नाम है। तो इस शहर का नाम क्या है? बुढ़िया बोली, इस शहर का नाम है सहराज। क्या तुमको नहीं मालूम? मुझे लगा कि इसका नाम तो दुनिया भर में को मालूम होगा। शहर का नाम सुनकर राजकुमार ने एक गहरी सांस ली। वजीर के बेटे ने राजकुमार को इशारे से कहा कि चुप रहना, वरना तुम अपना भेद खोल दोगे। वजीर के बेटे ने आगे पूछा, क्या इस देश का कोई राजा भी है? तभी बुढ़िया बोली, हाँ है ना, एक रानी भी है और एक राजकुमारी भी। उनके क्या क्या नाम है? बुढ़िया बोली, राजकुमारी का नाम गुलजार है और रानी का नाम। वजीर के बेटे ने बुढ़िया की बात काटते हुए राजकुमार की तरफ देखा, जो अभी तक पागलों की तरह बैठा था, और बोला, हाँ, हम लोग अब सही देश में हैं। अब हम उस सुंदर राजकुमारी को देख पाएंगे। 2 दिन बाद ही उन दोनों यात्रियों ने बुढ़िया को बड़ा सजा बजा देखा। उसके साफ सुथरे बाल सजे हुए देखे तो वजीर के बेटे ने उससे पूछा, आज यहाँ कौन आ रहा है? बुढ़िया बोली, कोई नहीं। वजीर के बेटे ने फिर पूछा, तो फिर आप कहाँ जा रही हैं? बुढ़िया बोली, हाँ, मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ, जो राजकुमारी गुलजार के पास काम करती है। मैं उससे रोज़ मिलने जाती हूँ। मुझे उससे मिलने कल भी जाना चाहिए था। अगर तुम लोग यहाँ ना आए होते और मेरा सारा समय तुम लोग ना ले लिए होते तो मैं ज़रूर जाती। वजीर का बेटा बोला, ख्याल रखना कि तुम हमारे बारे में किसी से कुछ मत कहना, जिससे राजकुमारी को कुछ पता चले। वजीर के बेटे ने उसको किसी से उनके बारे में कुछ भी न कहने के लिए इसलिए कहा था कि अगर वो उनको इस बात को किसी से कहने के लिए मना करेगा तो इस बात को वहाँ जाकर ज़रूर कहेगी और राजकुमारी को उनके आने के बारे में पता चल जाएगा। और यही वो चाहता भी था। जब बेटी ने अपनी माँ को देखा तो झूठा गुस्सा दिखाती हुई बोली, माँ, तुम 2 दिन से क्यों नहीं आई? बुढ़िया बोली, मेरी प्यारी बेटी, मेरे घर में 2 यात्री, एक राजकुमार, एक वजीर का बेटा आकर ठहरा हुआ है। बस उन्हीं के काम में लगी रही सारा दिन। खाना बनाया, सफाई करना। उन दोनों को समझ नहीं पाई। उनमें से एक तो बिल्कुल बेवकूफ़ सा लगता है। उसने मुझसे इस देश का नाम पूछा, इस देश के राजा का नाम पूछा। ये लोग कहाँ से आ सकते हैं जो इनको ये सब मालूम भी नहीं है? ये लोग बड़े और अमीर हैं। वे मुझे हर सुबह शाम सोने की एक एक मोहर देते हैं। इसके बाद बुढ़िया वहाँ से चली गई और राजकुमारी के पास जाकर उससे वही सब फिर दोहराए। उनको सुनकर राजकुमारी ने उनको बहुत बुरी तरह पीटा और उनको कड़ी सजा की धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने फिर कभी अजनबियों के बारे में उनके सामने कुछ कहा तो वहाँ उसको बहुत कड़ी सज़ा देंगी। शाम को जब बुढ़िया घर लौटी तो उसने वजीर के बेटे को आकर बताया कि उसको बहुत अफसोस है कि उसने अपना वादा तोड़ दिया। फिर कैसे राजकुमारी ने उनको पीटा, क्योंकि उसने उन दोनों के बारे में उनको बताया था। राजकुमार उसकी
सब बातें सुन रहा था। उसके मुंह से निकला, उफ। जब इन आदमियों के बारे में सुनकर ही उसके गुस्से का ये हाल है तो उनको देखकर क्या होगा। वजीर का बेटा आश्चर्य से बोला, तुम गुस्से की बात करते हो? वो तो तुमको देखकर ही खुशी से झूम उठेगी। मैं जानता हूँ उसने जिस तरीके से इस बुढ़िया के साथ वाद विवाद किया है, उससे साफ पता चलता है कि वो तुमसे कह रही है कि आने वाले अगले को पाख को में तुम उससे जाकर मिलो। ये सुनते ही राजकुमार के मुंह से निकला, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अगली बार जब बुढ़िया फिर महल गई तो गुलजार ने अपनी एक नौकरानी को बुलाया और उसको उस कमरे में दौड़ाकर आने के लिए कहा, जिससे वो उस बुढ़िया से बात करे, और ये भी कहा कि अगर बुढ़िया ये पूछे कि क्या मामला है तो वो कहे कि राजा के हाथी पागल हो गए हैं और वे शहर और बाजार की तरफ भाग रहे हैं। रास्ते में जो भी मिलता है वे सबको बर्बाद करते जा रहे हैं। नौकरानी ने उनका कहना माना और उस कमरे में जाकर उसने वही कहा जो राजकुमारी ने उनसे कहने के लिए कहा था। बुढ़िया ये सुनकर डर गई। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वे हाथी उसकी झोपड़ी को गिरा दें और उस राजकुमार और उसके दोस्त को मार दें। उसने राजकुमारी से घर आने की इजाज़त मांगी, जो उसको मिल गई। राजकुमारी के पास एक जादू का झोला था, जिस पर जब कोई बैठ जाता तो वो उसको वहीं ले जाता था। वहाँ उसके ऊपर बैठने वाला चाहता था। उसने पास खड़ी हुई एक नौकरानी से वो झोला लाने के लिए कहा। जब वो झोला आ गया तो उसने बुढ़िया को उस पर बैठने और अपने घर जाने की इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। तब बुढ़िया उस पर बैठ गई और तुरंत ही अपने घर सुरक्षित पहुंच गई। घर पहुंचकर ये देखा तो वो बहुत खुश हुई कि उसके मेहमान सुरक्षित थे। वो बोली, मुझे लगा कि वे कहीं तुम लोगों को मार न दे। राजकुमारी की दासी कह रही थी कि हाथी पागल हो गया और इधर उधर भाग निकला। मैंने जब ये सुना तो मुझे तुम लोगों की बड़ी चिंता हुई, इसलिए राजकुमारी जी ने मुझे ये झोला मुझे घर सुरक्षित रूप से जाने आने के लिए दिया है। आओ चलें, कहीं ऐसा ना हो कि हाथी यहाँ आकर मेरी झोपड़ी गिरा दे। वजीर का बेटा बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा हुआ। ये सब बहाना है। वे लोग तुम्हारे साथ चाल खेल रहे हैं। फिर वो राजकुमार के कान में कुछ फुसफुसाया, अब तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी होने वाली है। ये सब उसी के इशारे हैं। काले पाक के शुरू होने के 2 दिन बाद राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों उस झोले पर बैठे और महल के आंगन में पहुंचने की इच्छा प्रकट की। एक पल में ही वे दोनों महल के एक दरवाजे के पास राजकुमारी खड़ी हुई थी। उसकी भी राजकुमार को देखने की उतनी इच्छा थी जितनी कि राजकुमारी को देखने की इच्छा थी। कितना खुशी का मौका था। वो गुलजार बोली, ओह, आखिर मैंने अपने प्रेमी और पति को पा ही लिया। राजकुमार भी बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमको मिला दिया है। दोनों ने फिर से मिलने का प्लान बनाया, एक दूसरे का हाथ चूमा और फिर अलग हो गए। राजकुमार अपनी झोपड़ी की तरफ चले गए और राजकुमारी अपने महल की तरफ चली गई। दोनों इस मुलाकात के बाद इतने खुश थे कि जितने कि पहले कभी नहीं थे। इसके बाद से राजकुमार गुलजार से मिलने रोज जाने लगा। वो सुबह को महल चला जाता और शाम को अपनी झोपड़ी में लौट आता। एक दिन सुबह को गुलजार ने राजकुमार से प्रार्थना की कि वो हमेशा के लिए वहीं रह जाए, क्योंकि उसको राजकुमार का हर शाम को चला जाना अच्छा नहीं लगता था। उसको हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कहीं उसके साथ कुछ बुरा न हो जाए, कहीं उसको डाकू मार न डालें, कहीं वो बीमार न पड़ जाए और फिर वो उससे मिल ही ना पाए। अब वो उसको देखे बिना नहीं रह पा रही थी। राजकुमार ने उससे कहा भी
कि डरने की कोई बात नहीं है और फिर रात को उसको अपने दोस्त के पास लौट जाना ही चाहिए, क्योंकि उसने केवल उसी के लिए अपना देश और घर छोड़ा है और अपनी जिंदगी खतरे में डाली है। इसके अलावा अगर वो ना होता तो वो उससे कभी मिल ही नहीं सकता था। गुलजार उस समय तो ये मान गई, पर उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि जैसे ही मौका मिलेगा वो इस वजीर के बेटे को अपने रास्ते से हटा कर ही रहेगी। इस बातचीत के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी ने अपने एक नौकरानी को बुलाया और उसे आदेश दिया। उसने उसको बताया कि उसे कैसे बनना है। उसने पकते समय एक जहर मिलाना था। जैसे ही वो तैयार हो जाए तो उसको ढक देना है ताकि उसकी जहरीली भाप निकल न जाए। जब वो पुलाव तैयार हो गया तो उसने वजीर की बेटी के पास इस संदेश के साथ भेज दिया कि गुलजार तुमको ये पुलाव अपने मरे हुए चाचा के नाम में भेज रही है। वजीर को जब वो पुलाव मिला तो उसने सोचा कि शायद राजकुमार ने उसके बारे में राजकुमारी से कुछ ज़्यादा ही अच्छा बोला होगा, इसलिए उसने उसे याद किया है। सो उसने उसकी वापसी में राजकुमारी को धन्यवाद और अपना नमस्ते भेजा। जब शाम को खाने का समय हुआ तो उसने पुलाव का वो बर्तन निकाला और एक नदी के किनारे उसे खाने के लिए चला गया। उसने बर्तन का ढक्कन उतारा, घास पर रख दिया और खुद नदी में हाथ धोने चला गया। हाथ धोकर उसने अपनी पूजा की। जब तक वो ये सब कर रहा था उसी बीच उसने देखा कि ढक्कन के नीचे की घास बिल्कुल पीली पड़ गई है। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसको शक हुआ कि उस पुलाव में जहर था। सो उसने उसमें से थोड़ा सा पुलाव निकाल कर पास बैठे हुए काऊ को दिया। काऊ ने खाया तो एकदम ही मरकर नीचे गिर पड़े। वजीर का बेटा के मुंह से निकला, भगवान आपका धन्यवाद, उसने इस समय मुझे मरने से बचाया। जब शाम को राजकुमार महल से घर लौटा तो वजीर का बेटा बहुत उदास और दुखी था। राजकुमार ने अपने दोस्त के इस बदलाव को देखकर उससे पूछा कि क्या हुआ है, क्या वजह है, तुम इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्या? इसलिए कि मैं रोज महल में इतनी देर तक रहता हूँ। वजीर के बेटे ने तुरंत जान लिया कि राजकुमार को इस जहर के बारे में कुछ नहीं पता, वो इस चाल से बिल्कुल अनजान है। सो उसने उसे सब कुछ बता दिया। वो बोला, देखो इस रुमाल में उस बर्तन का बचा हुआ पुलाव है जो राजकुमारी ने मुझे सुबह अपने मरे हुए चाचा के नाम पर भेजा था। ये जहर से भरा हुआ है। भगवान का धन्य शुक्र है कि मुझे समय रहते सब पता चल गया, वरना मैं तो आज मर ही गया था। राजकुमार को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मेरे भाई ये काम कौन कर सकता है? ऐसा कौन सा आदमी है जिसको तुमसे दुश्मनी हो? वजीर का बेटा बोला, राजकुमारी गुलजार सुनो, जब तुम अगली बार उनसे मिलने जाओ तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम थोड़ी सी बर्फ ले जाना और उनसे मिलने से ठीक पहले उनमें से थोड़ी सी बर्फ अपने दोनों आँखों में डाल लेना, इससे तुम्हारी आँखों में आंसू आ जाएगा। उनको देखकर गुलजार तुमसे पूछेगी कि तुम क्यों रो रहे हो। तुम उनसे कहना कि अचानक आज सुबह मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई है, तुम इसलिए रो रहे हो। और देखो वो शराब और एक फावड़ा भी तुम अपने साथ लेते जाओ। जब तुम अपने दोस्त की मौत की वजह से बेहोश होने लगो तो तुम उससे ये शराब पीने के लिए कहना। ये शराब थोड़ी तेज है, इसको पीते ही वो बेहोश होने लगेगी और गहरी नींद में सो जाएगी। तब तुम ये फावड़ा गर्म करना और उसकी पीठ पर इससे निशान बना देना। ये करके तुम उसका मोती का हार और फावड़ा दोनों अपने साथ लेकर वापस आ जाना। इस सब को करने में डरना नहीं, क्योंकि जब तुम ये सब काम पूरा कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत और खुशी लेकर लाएगा। मैं देखूंगा कि राजकुमारी के पिता और उनका सारा दरबार तुमसे
उससे तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। राजकुमार ने कहा ठीक है, वो वैसा ही करेगा जैसा उसने उससे करने के लिए कहा है। और उसने वैसा ही किया। अगली रात जब राजकुमार राजकुमारी गुलजार से मिलने उसके महल लौटा तो राजकुमार और वजीर के बेटे ने घोड़े और मोहरे की थैली लिए एक और चल दिए। वहां से करीब 1 मील की दूरी पर था जब दोनों ने यह प्लान बनाया कि वजीर का बेटा एक फकीर बनेगा और राजकुमार उस फकीर को चेला और नौकर बनेगा। अगली सुबह जब गुलजार को होश आए तो उसको उसको अपनी पीठ में जलन भरा दर्द महसूस हुआ। उसका मोतियों का हार गायब था। उसने तुरंत ही अपने मोती का हार चोरी होने की खबर तो राजा को दी, पर अपनी पीठ के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। राजा ने जब इस चोरी के बारे में सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने राज्य की इस चोरी की घोषणा करवा दी। घोषणा सुनकर वजीर का बेटा, वो सब ठीक हो रहा है मेरे भाई, तुम डरो नहीं। तुम ये हार लो और बाजार जाकर इसको बेचने की कोशिश करो। राजकुमार उस हार को ले जाकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर गया। उसने उसे खरीदने के लिए कहा। सुनार ने उससे पूछा कि उसको उसका कितना पैसा चाहिए। राजकुमार बोला, मुझे इसका जो भी पैसा हो दे दीजिए। सुनार बोला, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मेरा इंतजार करो जब तक मैं इसका पैसा लेकर आता हूँ। राजकुमार वहां सुनार का बहुत देर तक इंतजार करता रहा। तब कहीं जाकर सुनार वापस आया। साथ में वो कोतवाल और पुलिस वालों को भी लाया था। कोतवाल ने आते ही राजकुमार को राजकुमारी का हार चुराने के जुर्म में अपनी हिरासत में ले लिया। कोतवाल ने उससे पूछा कि उसको ये हार कहाँ मिला। राजकुमार ने उसे बताया, ये हार मुझे एक फकीर ने दिया है, उसके पास मैं काम करता हूँ। उसने मुझे यह हार बाजार में बेचने के लिए दिया है। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं उस फकीर के पास ले चलता हूँ। देख कोतवाल राजी हो गया। राजकुमार और तब कोतवाल और पुलिस को फकीर के पास ले आया। जहाँ उसने फकीर को छोड़ा था वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि फकीर अपनी आंखें बंद किए बैठा है और अपनी प्रार्थना कर रहा है। जब फकीर की प्रार्थना खत्म हो गई तो कोतवाल ने उससे पूछा कि उसके पास राजकुमारी का हार कैसे आया। फकीर बोला, तुम राजा को यहाँ लेकर आओ, तब मैं तुमको ये सब उन्हीं के सामने बताऊंगा। राजा को वहाँ लाया गया। राजा उस फकीर को देखकर उसके सामने अपना गुस्सा न दिखा सका कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान का गुस्सा उसके ऊपर पड़ जाए। बड़ी नम्रता से उसने अपने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि मेरी बेटी का हार कैसे मिला। तभी फकीर बोला, कल रात हम यहाँ पर एक के पास बैठे हुए थे और भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। एक लड़की जो राजकुमारी जैसी पोशाक पहने हुई थी यहाँ आई और एक कमरे से एक लाश निकाल कर खाने लगी, जिसको कुछ दिन पहले ही दफनाया गया था। ये देखकर मुझे गुस्सा आया। मैंने उसकी पीठ पर उस फावड़े से चोट की जो उस समय यहाँ आग में पड़ा था। चोट खाकर वो वहाँ से भागी तो जल्दी में उसका हार नीचे गिर गया। उसको मेरी इस बात पर आश्चर्य तो जरूर हो रहा था, पर यह साबित करने कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी बेटी को बुलाइए और देखिए कि उसकी पीठ में फावड़े के जले का निशान है या नहीं। आप जाकर देखिए, अगर जैसा मैं कहता हूँ सच है तो उसे यहाँ ले आइए, मैं उसको सजा दूंगा। ये सुनकर राजा को फकीर की बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। वो तुरंत महल लौट गया और अपनी बेटी की पीठ देखने के लिए कहा। दासी ने आकर राजा को बताया कि फकीर की बात सच थी, उसकी पीठ पर फावड़ी के जले का निशान है। ये सुनकर राजा के गुस्से का परवान चढ़ गया। उसने कहा कि राजकुमारी को तुरंत ही मार दिया जाए। दासी बोली, नहीं हुजूर, हम ऐसा इनको क्यों मारे, हमको इससे उसी फकीर के पास भेज देना चाहिए जिसको इसका हार मिला है, ताकि वही इसको अपनी मनचाही सजा दे सके। राजा राजी हो गया और राजकुमारी को फकीर के पास भेज दिया गया। राजकुमारी को देखकर फकीर बोला, इसको एक
पिंजरे में बंद कर दो और पिंजरा उसी जगह पर रख दो जिसमें से इसे निकाला था। ऐसा ही किया गया। पिंजरा को एक कब्र के पास रख दिया गया। सब लोग वहां चले गए। राजकुमारी उस कब्र के में फकीर और उसके चेले के साथ अकेले रह गई। जब थोड़ा अंधेरा हो गया तो फकीर ने उसके चेले ने अपने अपने रूप बदल लिए। अपने अपने घोड़े और सामान लेकर उस पिंजरे के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने राजकुमारी को पिंजरे से बाहर निकाला, उसके पीठ के घाव पर मरहम लगाया और उसको राजकुमार के पीछे घोड़े पर बिठाकर वहां से भाग लिए। वे रात भर अपने घोड़े पर चलते रहे। सुबह होने पर वे आराम करने के लिए रुके। वहां उन्होंने अपने आगे का प्लान विचार किया। वजीर के बेटे ने राजकुमारी को थोड़ा सा वो जहरीला पुलाव दिखाया जो उसने उनके लिए भेजा था। उसने पूछा, क्या अब भी वह अपने किए पर पछता रही हैं? ये देखकर राजकुमारी रो पड़ी। उन्होंने स्वीकार किया कि वजीर का बेटा तो उनका सबसे बड़ा सहायक और दोस्त था। उसको जहर भर पुलाव भेजा, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद वजीर के बेटे ने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखकर भेजा जो उसके देश छोड़ने के बाद सब घटा था। जब वजीर के ने चिट्ठी पढ़ी तो उसने जाकर राजा को बताया कि उन दोनों को वापस आने के लिए लिखा है और लिखा है कि गुलजार के पिता को एक चिट्ठी लिखे जिसमें ये सब लिखे कि हुक्म के अनुसार वजीर के बेटे ने राजकुमार को गुलजार के पिता को एक चिट्ठी लिखवाई। वो चिट्ठी पढ़कर गुलजार के पिता को अपने वजीर और दूसरे सिपाहियों पर बहुत गुस्सा आया। उनको इतना इज्जतदार लोगों को कि अपने राज में होने का कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो राजकुमार और वजीर के बेटे को अपना धन्यवाद देना चाहते थे। उसने अपने कुछ वजीर की सजा को हुक्म सुना दिया कि फला तारीख को उनको सजा दी जाएगी। उसने वजीर के बेटे को लिखा कि वो उसके महल आए और उसके महल आकर ठहरे और अगर राजकुमार राजी होंगे तो राजकुमारी से उनकी शादी की जाएगी। राजा की ये चिट्ठी पढ़कर वे बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा का बुलावा स्वीकार कर लिया। जब वे वहां पहुंचे तो राजा ने उनका दिल से स्वागत किया। जल्दी ही राजकुमार की शादी राजकुमारी गुलजार से हो गई। राजा ने राजकुमार को भेंट में बहुत सारे घोड़े, हाथी, जवाहरात, कीमती वस्त्र देकर उनके देश के लिए विदा कर दिया।